जरा सोचिए, एक ऐसा संगठन जो दुनिया की 1/4 आबादी को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन पिछले 8 सालों से उसके नेता एक साथ बैठे तक नहीं हैं। ये कहानी है दक्षिण एशिया के सार्क की। तो आज हम यही समझेंगे कि इतनी उम्मीदों के साथ शुरू हुआ ये संगठन आज लगभग बेजान क्यों हो गया है। स्क्रीन पर ये जो नंबर है 8, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक कहानी कहता है, एक ठहराव की कहानी, एक लंबी खामोशी की कहानी। जी हाँ, पूरे 8 साल। और देखिए, किसी भी रीजनल ऑर्गेनाइजेशन के लिए ना ये एक बहुत बड़ा अलार्म होता है। ये सीधा सीधा इशारा है कि कुछ तो बहुत ज्यादा गड़बड़ है। मतलब सार्क अपनी रेलेवेंस लगभग खो चुका है, एकदम इनएक्टिव हो गया है। तो चलिए इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं, समझने की कोशिश करते हैं सार्क के इस एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस को। सोचिए, 1985 में कितने बड़े बड़े लक्ष्यों के साथ ये बना था, और आज ये अपनी पहचान ही खोता जा रहा है। तो सवाल ये है कि ये सब हुआ कैसे। ये टाइमलाइन देखिए, ये हमें पूरी कहानी बताएगी। 1985 में शुरुआत हुई, 2014 में काठमांडू में आखिरी सक्सेसफुल समिट हुआ, लेकिन 2016 में जो इस्लामाबाद में समिट होना था वो उरी हमले के बाद पोस्टपोन हो गया, और बस तब से लेकर आज तक कोई बैठक ही नहीं हुई। यही वो मोड़ था जो हमें आज की इस हालत में ले आया। तो अगला सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? वो कौन से बड़े कारण हैं जिनकी वजह से सार्क कभी अपने फुल पोटेंशियल तक पहुंच ही नहीं पाया? ये जो लाइन है ना, ये पूरी समस्या की जड़ को एक बार में बता देती है। और ये कोई एग्जैजरेशन नहीं है, सच है ये। आप खुद सोचिए, जब एक ऑर्गेनाइजेशन के 2 सबसे बड़े सदस्य ही आपस में लड़ते रहेंगे तो बाकी काम कैसे होगा? सब कुछ तो ठप पड़ ही जाएगा। अब जरा इन पॉइंट्स को देखिए। एक तो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, जो एक लगातार बनी हुई प्रॉब्लम है, फिर कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स जिनमें हमेशा कोई ना कोई अड़ंगा लगा रहता है, और सबसे बड़ी बात, सार्क के अपने ही नियम ऐसे हैं कि इन सीरियस मुद्दों पर आप बात ही नहीं कर सकते। तो जब बात ही नहीं होगी तो हल कहाँ से निकलेगा? तो मतलब ये सिर्फ पॉलिटिकल विल की कमी का मामला नहीं है, ये तो ऑर्गेनाइजेशन के डिजाइन में ही, मतलब उसकी बनावट में ही एक फंडामेंटल प्रॉब्लम है। सार्क के रूल्स ही अपने मेंबर देशों को सबसे बड़ी दिक्कतों पर बात करने से रोक देते हैं। ये तो कुछ ऐसा हुआ जैसे एक डॉक्टर है लेकिन उसे बीमारी का इलाज करने की ही इजाजत नहीं है। और देखिए, जब पॉलिटिक्स फेल होती है ना, तो इसका सबसे पहला और सबसे बुरा असर पड़ता है इकोनॉमी पर। ये जो पॉलिटिकल डेडलॉक है, यही सार्क रीजन की इकोनॉमिक ग्रोथ में सबसे बड़ा रोड़ा बन गया है। और ये चार्ट देखिए, ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है। सार्क देशों का आपस में ट्रेड उनके टोटल ट्रेड का सिर्फ 5% है, सिर्फ 5%। अब इसकी तुलना आसियान देशों से करिए, जहां ये आंकड़ा 25% है। सोचिए कितना बड़ा फर्क है। ये दिखाता है कि साउथ एशिया ने एक दूसरे से सहयोग न करके कितनी बड़ी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी गंवा दी है। चलिए अब इस बड़ी इंटरनेशनल कहानी को थोड़ा जमीन पर लाते हैं, अपने देश में। देखते हैं कि सार्क के इस फेलियर का भारत के एक राज्य बिहार पर क्या सीधा असर पड़ रहा है। और इसकी वजह भी बिल्कुल सीधी है। बिहार नेपाल के साथ एक लंबी इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है, और नेपाल सार्क का एक बहुत ही जरूरी सदस्य है। तो जाहिर सी बात है, जब सार्क इनएक्टिव होगा तो इसका असर इस बॉर्डर पर सीधे सीधे महसूस होगा। इस कंपैरिजन को देखिए, ये 2 तस्वीरें दिखाता है। एक तरफ है बंद दरवाजा, मतलब इनएक्टिव सार्क की वजह से रुका हुआ ट्रेड, रुका हुआ लोगों का आना जाना। और दूसरी तरफ है एक खुला दरवाजा, मतलब अगर सार्क एक्टिव होता तो यही इलाका डेवलपमेंट और प्रॉस्पेरिटी का एक बड़ा सेंटर बन सकता था। तो ठीक है, अब प्रॉब्लम से हटकर सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। सार्क को फिर से जिंदा करना, उसका रिवाइवल जरूरी क्यों है, और खासकर बिहार जैसे बॉर्डर स्टेट के लिए इसमें क्या नई अपॉर्चुनिटीज छिपी हैं? अगर सार्क एक्टिव हो जाए तो बिहार के लिए 3 बहुत बड़े मौके खुल सकते हैं। पहला, बिहार सिर्फ एक स्टेट नहीं रहेगा, बल्कि पूरे साउथ एशिया के लिए एक ट्रांजिट गेटवे बन जाएगा। दूसरा, स्टूडेंट्स और एकेडमिशियंस के लिए नए नए रास्ते खुलेंगे। और तीसरा, जो कि बहुत जरूरी है, एग्रीकल्चर सेक्टर में क्रांति आ सकती है। अब ये ट्रांजिट गेटवे का मतलब क्या है? इसका सीधा मतलब है इंटीग्रेटेड चेकपोस्ट बनाना। जो BBIN मोटर व्हीकल अग्रीमेंट जैसी चीजें हैं, उन्हें तेजी से लागू करना। इससे होगा क्या? सामान और लोगों का आना जाना बहुत आसान हो जाएगा, और बिहार इस पूरे रीजन के लिए एक बहुत अहम लिंक बन जाएगा। और जरा एग्रीकल्चर के बारे में सोचिए। बिहार की इकोनॉमी की तो ये रीढ़ की हड्डी है। बस कल्पना कीजिए कि नेपाल के एक्सपर्ट्स बिहार के किसानों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, नई टेक्नोलॉजी शेयर हो रही है, बेहतर बीजों पर बात हो रही है। इसका सीधा फायदा उन लाखों किसानों को मिलेगा जिनकी जिंदगी खेती पर ही टिकी है। तो आखिर में हम वापस उसी एक बड़े सवाल पर आते हैं। सार्क के फेलियर की कहानी भले ही निराशाजनक हो, लेकिन इसे फिर से खड़ा करने की उम्मीद अभी भी बाकी है। और अब सवाल ये नहीं है कि क्या साउथ एशिया एक साथ आ सकता है, बल्कि सवाल ये है कि क्या वो एक साथ ना आने का रिस्क उठा सकता है, क्योंकि इसी सवाल के जवाब पर इस पूरे क्षेत्र के करोड़ों लोगों का भविष्य टिका है।